तो स्टूडेंट्स अब हमने ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले क्वेश्चन तो कर लिए हैं, और क्वेश्चन हम करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी जब शुरू की थी तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चंस को बहुत रिड्यूस कर देता है, मतलब सॉल्यूशन बहुत छोटा कर देता है। कैसे करता है, वो क्वेश्चंस को आसान कैसे बनाता है, उसका भी हम एक एग्जांपल देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि वाकई में पोटेंशियल एनर्जी बहुत काम की चीज है ना। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई थी कि कहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ लग रहा हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में आपका जो टोटल एनर्जी होता है वो कंजर्व होता है ना। हर जगह पे टोटल एनर्जी मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो चलिए उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं और देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट सवालों को कैसे आसान करता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया होता आपको, पहले हम इसको ऐसा समझ के करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी हमें नहीं आती, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट से करेंगे ताकि हमें ये फील हो कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट सवालों को कैसे आसान करता है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए Q1 चार्ज है, प्रेजेंट है। इस Q1 चार्ज को आपने फिक्स्ड किया हुआ है, फिक्स्ड करके रखा है, ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद फिर लेट्स सपोज कि यहाँ पर बच्चों Q1 से R1 दूरी पर आपने एक Q2 चार्ज को रिलीज किया। अब इस जो ये Q2 चार्ज है उसका मास m है, इसको आपने रिलीज कर दिया, रिलीज्ड। अगर आप इसको रिलीज करोगे तो होगा क्या बच्चों, रिलीज्ड कर दोगे तो क्या होगा कि ये चार्ज भागेगा, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा ना, दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं। तो इसको जैसे ही किया तो ये इसने भागना चालू किया, भागेगा और कुछ दूर जाने के बाद क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो मान लीजिए जब ये Q1 से Q2 चार्ज R2 दूरी पे पहुंच गया, R2 दूरी पर, कहां से रिलीज किया था बच्चों, R1 दूरी से, और जब ये भाग कर फोर्स लगकर इसकी स्पीड बढ़ रही थी एक्सेलरेशन के कारण, और ये कहां पहुंच गया बच्चों, R2 दूरी पर, तो इस Q2 चार्ज की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी भाई, है कि नहीं। तो आपको बताना है कि ये वेलोसिटी कितनी होगी इस Q2 चार्ज की। अब लेट्स सपोज कि हमें पोटेंशियल एनर्जी तो आती नहीं है, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हम अगर इसका एक्सेलरेशन निकाल लें बच्चों तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे ना भाई। इस यहां से रिलीज किया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, 0। अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकाल लें तो हमारा काम बन जाए। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बच्चों, एक्सेलरेशन तो हम निकालना आता है, फोर्स अपॉन मास कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए यहां पर अगर आप देखो तो आपका u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और अगर हमें a फाइंड आउट हो गया, a मिल गया, तो क्या हम फाइनल वेलोसिटी v ऐसे निकाल पाएंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे निकाल लोगे और जो आंसर आएगा वो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं निकाल सकते आप। अब ऐसे क्यों नहीं निकाल सकते, तो इसका कारण ये है कि ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 11th में, ये तभी अप्लाई करता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ही नहीं भाई, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। कई बच्चे ऐसे निकाल देते हैं और बोलते हैं सर देखो हमने तो आंसर निकाल लिया बहुत आसानी से, पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ी नहीं। अरे भाई ऐसा कर ही नहीं सकते आप, यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ही नहीं। ये फॉर्मूले तो तभी वैलिड थे इक्वेशन ऑफ मोशन जब आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ पे फोर्स ही वेरिएबल है। अरे फोर्स क्या होता है, k q1 q2 by r, तो डिस्टेंस चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा, फोर्स चेंज होगा तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। तो यहाँ पे बच्चों एक्सेलरेशन वेरिएबल है, इस बात को ध्यान दें आप। एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो आप ये वाला फॉर्मूला तो यूज ही नहीं कर सकते हो, फिर आपको काइनेमेटिक्स से जाना पड़ेगा, वो डेरिवेशन पे आना पड़ेगा जहां से ये फॉर्मूले ड्राइव हुए थे, वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान रहे थे। अब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो उस पूरे इंटीग्रेशन को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे उसको, तो यहां पर किसी भी x पर बच्चों, किसी भी x दूरी पर इस पे कितना एक्सेलरेशन होगा, देखो Q1 से किसी भी x दूरी पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा बच्चों, फोर्स अपॉन मास। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख सकते हैं फोर्स बाई मास, और Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है बच्चों x दूरी पर, तो k Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई मास, यही फोर्स तो लग रहा है, यही तो एक्सेलरेशन है। अब देखो ये जो एक्सेलरेशन है ये x पे डिपेंड करता है, मतलब x लगातार चेंज हो रहा है फ्रॉम r1 टू r2 जहां पे वेलोसिटी निकालनी है, तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है।
तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सेलरेशन यहाँ पर वेरिएबल है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है ना कि हमें रिलेशन वेलोसिटी का निकालना है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, r1 r2 डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए एक्सेलरेशन का जो किसको रिलेट करता हो, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो ऐसा फॉर्मूला है बच्चों, आपने एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है dv बाई dt, सबसे सिंपल वाला। फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो d2x बाई dt। और पोजीशन को रिलेट करने वाला फॉर्मूला वेलोसिटी के साथ एक फॉर्मूला ये भी होता है v dv बाई dx, अगर याद हो तो ये भी आपका एक फॉर्मूला था v dv बाई dx। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। तो ये वाला क्योंकि हमें पोजीशन के रिलेशन में वेलोसिटी चाहिए, तो हमें तीसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे v dv बाई dx। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह डालो आप v dv बाई dx इज इक्वल्स टू, आपका एक्सेलरेशन है कितना बच्चों, k q1 q2 बाई m इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो dx वाले को x की साइड ले जाओ और v वाला v की साइड होगा, तो इसको वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। तो v dv इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे बच्चों, k q1 q2 बाई m और dx उधर चला गया, तो ये आ गया आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1 बाई एक्स स्क्वायर को मैंने dx के साथ लिख दिया। अब हमें तो वेलोसिटी चाहिए, नेट वेलोसिटी, तो आप दोनों साइड क्या कर दो भाई, इंटीग्रेशन। अब यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेट हो जाएगा दोनों साइड। अब देखो कहां से कहां तक जाना है आपको, तो आप r1 से r2 गए, r1 पे रिलीज किया था, r2 पे आपको वेलोसिटी चाहिए। तो r1 पे जब रिलीज किया था तो वेलोसिटी 0 थी, और जब आपने r2 पे वेलोसिटी चाहिए, उसकी वेलोसिटी v है मान लो, तो v निकालना था अपन को, तो ये लिमिट लग गई। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन करना तो आता ही आपको, और k q1 q2 बाई m, ये तो कांस्टेंट था बाहर हो गया। और 1 बाई एक्स का कितना डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, अगर आपको पता हो तो ये होता है माइनस 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाई एक्स। आई होप क्लियर है। और ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अब आप वैल्यूज पुट करो तो 2 उधर चला जाएगा बच्चों, तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2k q1 q2 बाई m। फिर यहाँ पे आप पहले अपर लिमिट लगाओगे तो माइनस 1 बाई r2, और माइनस माइनस आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये 1 बाई लोअर लिमिट r1 है ना। तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं। तो आप जब यहाँ पे फर्दर सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी के स्क्वायर आएगा आपका 2k q1 q2 बाई m 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। और फिर वेलोसिटी चाहिए था तो स्क्वायर रूट ले लो, तो रूट ओवर 2k q1 q2 बाई m 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो देखो बच्चों ये आंसर है। ये तब है जब आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं जानते हो, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट अच्छे से अप्लाई करना नहीं जानते हो। लेकिन अभी इसी क्वेश्चन को हम एक काम करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट से करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो निकालना हम सीख ही चुके हैं। तो हम उससे करते हैं और देखते हैं कि ये कितनी आसानी से सॉल्व होगा। आपको एक लाइन में आंसर इसका बहुत इजीली मिल सकता है, एक या दो लाइन में। तो देखिए उससे अप्लाई करते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी पता है हमें, काइनेटिक एनर्जी पता है, और क्योंकि Q2 पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड। ऑल्टरनेटिव मेथड इसी सवाल को करने का। ऑल्टरनेटिव मेथड, पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं, और इस Q2 पे सिर्फ कौन लग रहा है बच्चों, कौन लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो आप यहाँ पे ऑल्टरनेटिव मेथड में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वो उससे करते हैं, देखो उससे कितनी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तभी निकाल सकते हो ना जब पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आता है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे जब r1 पे है तो इस पॉइंट को a मान लो, और जब आपका चार्ज r2 पे पहुंच गया तब आप जो उसकी पोजीशन है उसको b मान लो। तो आप लिख सकते हो ड्यू टू एनर्जी कंजर्वेशन टोटल एनर्जी एट a इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट b। यानी कि मेरे को ऐसे लिख लेना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या है बच्चों, तो ए पर तो उसको रिलीज किया है तो जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितनी हो गई, जीरो। फिर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों, वहां पर ए दूरी पर देखो आप
पोटेंशियल एनर्जी, तो ये वाला Q2 चार्ज इससे कितनी दूरी पे, R1 दूरी पे, तो आप लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई R, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो ये है। फिर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी, तो लिखोगे आप हाफ एम वी स्क्वायर, ये v की वैल्यू चाहिए हमें, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, तो वो हो जाएगी K Q1 Q2 बाई R2। अब देखो बच्चों ये पूरा टर्म इधर ले जाओ, तो ये पूरा टर्म ले जाओगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मैं इसको LHS में लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R1, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस K Q1 Q2 बाई R2। अब देखो बच्चों 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, m से डिवाइड कर दो और फिर स्क्वायर रूट ले लो, तो आपका फाइनल वेलोसिटी जो आएगा R2 दूरी पे वो कितना आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, K Q1 Q2, और ये 2 मल्टीप्लाइड हो गया तो 2 मल्टीप्लाइड हो गया, डिवाइड बाई m नीचे चला गया तो माइनस हो गया, और ब्रैकेट में कितना बचा यहाँ पर 1 माइनस R1 माइनस 1 बाई R2, और फिर ये स्क्वायर था तो वहां पे रूट ले लिया, तो देखो ये आंसर आया रूट ओवर 2K Q1 Q2 अपॉन m मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई R स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब देखो यही रिजल्ट आपने देखो इंटीग्रेशन करके लाया था, और क्या क्या सोचना पड़ा था, और वेरिएबल रखना पड़ा था, एक्सेलेरेशन वेरिएबल था। पहले तो यही बच्चे गलत कर देते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा के वो ये दे मतलब सोच ही नहीं पाते हैं कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन वेरिएबल है, और उसके बाद फिर इतना लंबा इंटीग्रेशन करना। और ये देखो आपने कितनी आसानी से 2-3 स्टेप्स में तुरंत आंसर लिख दिया। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ रहा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आना आपको आपके अच्छे अच्छे कठिन सवालों को कितना आसान कर देता है। आप 2-3 स्टेप में बड़े बड़े सवालों का आंसर लिख सकते हैं, देखो, और एग्जैक्टली मैच कर रहा है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी ब्रैकेट था, है ना। तो चलो, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे सवालों को कैसे आसान करता है। तो इसको नोट करो बच्चों, फिर आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि पहले जो 3 चार्जेस थे QM, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्सेस पे रखे गए थे। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या थी बच्चों, AAA, है ना। फिर इन तीनों चार्जेस को यहाँ से रिलीज कर दिया, तो ये चार्ज ऐसे भागेगा ड्यू टू फोर्स फोर्स के कारण, इन दोनों चार्ज की वजह से, और ये ऊपर वाला चार्ज ऊपर की तरफ भागेगा और ये वाला चार्ज इस तरफ भागेगा। अब आप देखो तो ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है जब रिलीज किया, लेकिन ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बना रहे होंगे, क्योंकि तीनों एक साथ रिलीज किए गए हैं ना। तो किसी समय पे ऐसा होगा कि जब तीनों चार्जेस की कुछ पोजीशन होगी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो बन रहा होगा उसकी साइड 2A हो चुकी होगी, 2A। तो जब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2A हो गई होगी तो इन तीनों की वेलोसिटी क्या होगी, मतलब सेम वेलोसिटी होगी, क्योंकि सेम फोर्स लग रहा है और सेम पोजीशन कवर कर रहा है। तो इसकी भी v वेलोसिटी, इसकी v वेलोसिटी और इसकी v वेलोसिटी है। तो किसी भी एक चार्ज की ये v वेलोसिटी कितनी है ये फाइंड आउट करना है जब आपका ट्राइंगल 2A साइड का हो गया ना। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हेन 3 चार्जेस आर रिलीज देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एनी वन चार्ज व्हेन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बिकम्स 2A, है ना। तो आई होप क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको निकालना बहुत आसान है बच्चों, अगर आप, क्योंकि इन तीनों ही चार्जेस पे कौन सा फोर्स लग रहा है पहले तो आप ये देखो। तो इन तीनों ही चार्जेस पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं तीनों ही चार्जेस में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन ऑन दिस सिस्टम ऑफ चार्ज, एनर्जी कंजर्वेशन ऑन सिस्टम, एनर्जी कंजर्वेशन ऑन सिस्टम। आप अप्लाई करो सिस्टम में एनर्जी कंजर्वेशन। तो पहले जब ये इनिशियल स्टेज पे था तो आपका टोटल इनिशियल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, तीनों चार्जेस को रिलीज किया गया था, तो काइनेटिक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो है, लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों, 0, क्योंकि इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, तीनों रिलीज किए गए थे, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गया, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो बच्चों ये तीनों जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल पे हैं,
और तीनों के बीच की दूरी ए है, ये भी आपको समझ में आ रहा है। और ये वाला सवाल तो अभी हमने किया है, ऐसा सिस्टम जो ए इक्विलेटरल ट्राइंगल पे रखा हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों, 3kq² ए, ये तो पढ़ा ही हुआ है हमने अभी, तो हमने लिख दिया। फिर उसके बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो देखो बच्चों एक चार्ज की काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन ऐसे कितने चार्ज हैं इस सिस्टम में, टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कर रहे हैं हम। तो ये तो एक चार्ज का आपका काइनेटिक एनर्जी है, तो ऐसे कितने चार्ज हैं इस सिस्टम में, 3 चार्जेस है ना बच्चों। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 3, तो दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2a हो गई है, तो हम टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं 3kq²/2a। तो देखो अब यहां से आपका सॉल्व हो जाएगा, देखो 3 तो हर जगह से कट जाएगा, यहां से कॉमन आके कट जाएगा ना, और ये आप इसको इधर ले आओ, तो देखो ये कितना बचेगा बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपका कितना हो गया, kq²/a, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस kq²/2a। अब kq²/a माइनस kq²/2a, मतलब ये 1 हो गया, ये हाफ हो गया, तो 1 से हाफ काटोगे तो kq²/2a ही आएगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहां से m नीचे आ जाएगा, m नीचे आ जाएगा और फिर रूट लेना पड़ेगा। तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी आई वन ऑफ द चार्जेस, तो m को नीचे ले आओ, तो ये बचा kq²/m, और नीचे a ऑलरेडी था ma, और इस पूरे का रूट। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, ये आपका आंसर है। तो आई होप आपको बच्चों क्लियर होगा कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन से देखो कितनी आसानी से ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों अब कुछ और भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, वो कैसे क्वेश्चन हैं उसको देखते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है ना, तो इसको कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ना बच्चों। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आपको आते हैं, या फिर कई बार आप जब मॉडर्न फिजिक्स वगैरह में जाएंगे तो वहां पे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो उनमें इनका कॉन्सेप्ट यूज होता है ना। तो यहाँ पे हम सीख लेते हैं, इस पे 3 केसेस बनाए जा सकते हैं बच्चों, है ना। तो हम यहाँ पे केस स्टडी में इसको पढ़ लेते हैं। केस नंबर 1 डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में, कि भाई आपका मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है कैपिटल Q का, और उसका मास जो है बच्चों वो m है, और ये जो चार्ज पार्टिकल है लेट सपोज ये फिक्स्ड है, और बहुत दूर से इस चार्ज पार्टिकल के लाइन पर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q जिसका मास स्मॉल m है, और इसको v0 रफ्तार से फेंका गया है ना, उस लाइन ऑफ एक्शन पे जिस लाइन पर आपका ये फिक्स्ड चार्ज आता है ना बच्चों, और लगभग बहुत दूर से फेंका गया, तो आप ऐसा मान सकते हो कि इन्फिनिटी से फेंका गया है ना। तो आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। तो आपको ये बताना, जैसे ही आप इसको फेंकोगे तो फिक्स्ड है, तो इस पे अपोजिट फोर्स लगेगा। तो आपसे पूछा जाता है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, मतलब ये पार्टिकल जो है ये फिक्स्ड चार्ज के कितने करीब से आएगा और फिर ये यू टर्न लेके चला जाएगा। तो जो डिस्टेंस क्लोजेस्ट, ये जितनी कम से कम दूरी इस कैपिटल Q के साथ रखेगा उसको आप बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना बच्चों। तो देखो क्या होगा, एक्चुअली में ये यहाँ पे आ रहा है तो इस पे फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो अगर फोर्स पीछे की तरफ लगेगा तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है तो इसकी रफ्तार कम होगी कम होगी कम होगी, ऐसे आएगा आएगा आएगा, कम होगी। तो अभी इससे जो डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है, फिर इसकी रफ्तार यहाँ पर v जो है वो घटती जाएगी। तो घटते 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 एक समय ऐसा आएगा जब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, 0। तो इसके ये सबसे करीब रहेगा इस समय पर, ये जो है ये इससे सबसे करीब जो दूरी है फिक्स चार्ज से, फिर वो यू टर्न लेगा और वापस चला जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो पीछे ही लग रहा है ना लगातार।
अब ये पता है आपको बच्चों की ये वेरिएबल एक्सेलेरेशन होता है, क्योंकि दूरी कम होगी तो एक्सेलेरेशन चेंज होगा। तो ये जो मिनिमम दूरी इस फिक्स चार्ज के साथ है, इस स्मॉल क्यू चार्ज की, उस मिनिमम दूरी को ही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं, दैट इज आर नॉट। तो ये आर नॉट ही हमें निकालना है कि आर नॉट कितना होगा, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना बच्चों। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर आप वैसे एक्सेलरेशन से निकालने की कोशिश करेंगे तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन तो टफ हो जाएगा सवाल। आप इसको एनर्जी कंजर्वेशन से करो तो बहुत आसानी से निकल आएगा। तो जहां से आपने चार्ज पार्टिकल को फेंका है उस पॉइंट को ए मानो, और जहां पे वो यू टर्न ले रहा है वहां उस पॉइंट को, उस इंस्टेंट को आप बी मान लो। तो क्योंकि इसमें जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसकी एनर्जी पूरे मोशन के दौरान कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी, मतलब सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कौन अप्लाई हो रहा है बच्चों, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस वाले चार्ज में है ना, ये जो चार्ज क्यू है इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए इसके लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाई एनर्जी कंजर्वेशन, बाई एनर्जी कंजर्वेशन। तो आप लिख सकते हो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, है ना बच्चों। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ए पर काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पोटेंशियल एनर्जी एट ए इन्फिनिटी दूरी है, तो पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट चार्ज के बीच, जब उनके बीच की दूरी इन्फिनिटी तो हम जीरो मानते हैं, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो बी पॉइंट पे रफ्तार जीरो हो गई है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच की दूरी आर नॉट है, तो ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर नॉट, है ना, के क्यू वन क्यू टू बाई आर नॉट होता है ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से आर नॉट निकालना है, तो अब आर नॉट निकाल लो, क्या दिक्कत है, आर नॉट को आप उधर ले जाओ। तो ये बच्चों ये रहेगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू बाई आर नॉट। तो आर नॉट की वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना भाई, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई नीचे एम आ जाएगा तो एम आर नॉट, सॉरी एम वी, आर नॉट तो ऊपर ले गए आप, एम वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, है ना। तो फिर से एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, आर नॉट इज इक्वल टू 2 k क्यू बाई एम वी नॉट स्क्वायर। तो दिस इज योर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इन केस नंबर 1, जब आपने एक चार्ज को फिक्स किया हुआ है और दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से फेंक रहे हो, तो जो सबसे मिनिमम दूरी होगी उसी को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलेंगे, और इस केस में इसकी वैल्यू क्या है 2 k क्यू बाई एम वी नॉट स्क्वायर, है ना बच्चों। तो ये केस नंबर 1 हो गया। अब अगर हम केस नंबर 2 की बात करें, तो केस नंबर 2 में क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे इन्फिनिटी दूरी से एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंकेंगे जिसका चार्ज Q है, मास M है ना। फिर ये ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, और इसी की लाइन ऑफ एक्शन पे यहाँ पर आपका जो चार्ज है बच्चों, जिसका चार्ज Q है और मास इसका भी स्मॉल m मान लेते हैं, और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये फ्री है। अब पहले बच्चों फिक्स्ड था, जैसे वहां दिख रहा है आपको, अब लेकिन फिक्स्ड नहीं है, अब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये फ्री है, तो इसका मतलब इस पे फोर्स लगेगा तो ये भी मूव करेगा, पहले ये मूव नहीं कर रहा था, है ना, क्योंकि फिक्स्ड था, अब ये मूव करना चालू करेगा। तो फिर हम कैसे निकालेंगे अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो होगा क्या भाई कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, तो जैसे ये पार्टिकल इसके पास आएगा इधर, तो इन दोनों पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना, इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा और इसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, तो इस पे एक्सेलरेशन अपोजिट लग रहा है, तो इसकी इनिशियल रफ्तार वी नॉट थी, है ना, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पर इसकी रफ्तार कम होगी धीरे धीरे, इस वाले पार्टिकल की धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो रफ्तार कम होगी, और इस वाले पार्टिकल की रफ्तार बढ़ेगी। अच्छा, अब आप ध्यान से देखें, इसकी रफ्तार बढ़ रही है, इसकी रफ्तार कम हो रही है, लेकिन इसकी रफ्तार अभी भी ज्यादा है, तो ये ज्यादा है तो पीछे वाला ज्यादा तेजी से आगे आ रहा है, ये कम तेजी से जा रहा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी। फिर इसकी रफ्तार बढ़ते बढ़ते और इसकी रफ्तार घटते घटते
एक समय ऐसा आएगा कि दोनों की रफ्तार बराबर होगी, तब तक सेपरेशन कम हो रहा था बच्चों। उसके बाद क्या होगा कि इसकी रफ्तार ज्यादा हो जाएगी और इसकी रफ्तार पीछे वाले पार्टिकल की कम हो जाएगी, तो ये ज्यादा तेजी से आगे जाएगा, ये कम तेजी से, तो फिर सेपरेशन बढ़ेगा। यानी इनके बीच की मिनिमम दूरी तब आएगी जब इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, इसकी बढ़ते बढ़ते इसकी घटते घटते सेम होगी, तब तक सेपरेशन घट रहा था, तो वो मिनिमम सेपरेशन होगा जब सेम रफ्तार होगी, और उसके बाद इसकी रफ्तार इससे ज्यादा हो जाएगी तो फिर सेपरेशन बढ़ेगा। यानी कि मिनिमम कब होगा, जब ये जो आपका Q और M मास वाला पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी भी v हो, और ये आपका कैपिटल Q और M वाला पार्टिकल है उसकी रफ्तार भी v हो, तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये मिनिमम सेपरेशन होगा r0, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये हमें निकालना, अब हम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं इन दोनों चार्जेस को सिस्टम ले लूं, तो ये जो फोर्सेज हैं इस सिस्टम पे लग रहे हैं, तो ये फोर्सेज इंटरनल फोर्सेज हो जाएंगे, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो आप इस v की वैल्यू को निकालने के लिए, जब मिनिमम डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच होगा, आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं ना बच्चों। हमने पढ़ा है 11th क्लास में कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, इसको सिस्टम मान लिया जाए तो इंटरनल फोर्सेज हो जाएंगे, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो, तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं भाई मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे बच्चों, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो इनिशियल तो इसी का मोमेंटम है, मतलब m इंटू वी नॉट, इसको ये तो रिलीज किया था, ये चलना चालू किया था, तो इसका तो 0 है, इसकी वेलोसिटी नहीं थी, इज इक्वल्स टू यहाँ पर जो है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी एम वी प्लस एम वी, तो ये 2mv हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से v की वैल्यू आ गई v नॉट के टर्म्स में, तो m सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v नॉट बाई 2। तो आपने v की वैल्यू निकाल ली जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, कितना आ गया बच्चों, v नॉट बाई 2। अगर आप मास अलग अलग लेंगे तो ये थोड़ा एक्सप्रेशन अलग आएगा, तो नीचे m1 प्लस m2 वगैरह भी आपको लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन होगा, बट प्रोसेस यही रहेगा बच्चों, है ना। तो प्रोसेस आप समझे तो किसी भी कर सकते हैं, मैंने दोनों का मास सेम इसलिए ले लिया ताकि थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए, बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझना है वो आप समझ लीजिए। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के आपने v की वैल्यू निकाल ली जब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है, मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। उसके बाद आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, तो ये वाला पॉइंट आप ए ले लो जहां से आप पार्टिकल को फेंक रहे हो, और यहाँ पर जहाँ पे दोनों की रफ्तार सेम है, उस समय पे जो मिनिमम डिस्टेंस है r0 वो निकालने के लिए ये वाला पॉइंट बी ले लो। तो अब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, तो अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं बच्चों तो क्या मिलेगा हमें, एनर्जी कंजर्वेशन से यहाँ पे लिखेंगे आप काइनेटिक एनर्जी एट ए, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इनफिनिटी दूरी पर था तो 0 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम एट बी लगाना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी एट कहाँ लिखिए बच्चों, बी पर लिखिए एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक भी एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों का मास और वेलोसिटी सेम है ना, दोनों ऐड करनी पड़ेगी। दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर नॉट, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो एम वी प्लस एम वी, तो ये बचेगा बच्चों हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज एम वी स्क्वायर, है ना, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, और प्लस के क्यू क्यू बाई आर नॉट। तो आप देखो यहाँ से m नहीं, m तो नहीं कटेगा, ये इस तरीके से आपका आ गया भाई। इसके बाद फिर हम आगे इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू है हमारे पास, v की वैल्यू v नॉट बाई 2, तो ये हो जाएगा हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू m, v की वैल्यू बच्चों v नॉट बाई 2 है, तो ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर बाई 4, और प्लस के क्यू क्यू बाई आर नॉट, है ना बच्चों। तो इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो आप इसको इधर ले जाओ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस
एम वी नॉट स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाई आर नॉट। तो बच्चों ये बचेगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई 4, है ना, एलसीएम लेके डिवाइड करोगे तो एम वी नॉट स्क्वायर बाई 4 बचेगा और इज इक्वल टू के क्यू क्यू आर नॉट। तो आर नॉट की वैल्यू को ऊपर ले जाओ तो आर नॉट आ जाएगा आपका 4, इधर जाएगा तो 4 के क्यू क्यू बाई एम वी नॉट स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर टू दिस रिजल्ट, है ना बच्चों। तो इस सिचुएशन के लिए, इस केस के लिए ये आपका आंसर है। ये आर नॉट की वैल्यू है 4 के क्यू क्यू डिवाइड बाई एम वी नॉट स्क्वायर, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि इस केस में आपको वेलोसिटी जब इक्वल होती है तब आपका जो डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस होता है और उसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। तो चलिए बच्चों एक केस और इसमें होता है, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, अब केस नंबर थर्ड। तो केस नंबर थर्ड में क्या है कि अभी तक हम फिक्स या फ्री चार्ज में क्या कर रहे थे कि उसी के लाइन ऑफ एक्शन पे फेंक रहे थे, है ना। मतलब यहाँ पर आपका Q चार्ज हो, उसका मास m हो, तो वो ऐसे फिक्स्ड हो, तो आप क्या कर रहे थे कि इसी के लाइन ऑफ एक्शन पे फेंकते थे ना बच्चों चार्ज को। लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसके लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलरली जो दूरी है जहां पे हम इसकी वेलोसिटी देंगे Q चार्ज को और m मास के पार्टिकल को v, इन्फिनिटी दूरी से, है ना। तो ये जो दूरी है बच्चों, इसको मान लीजिए कि ये d है। ये जो बच्चों d होता है इसको बोला जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर, है ना। ये बाद में जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल, तो वहां पे आता है ये। तो इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। मतलब जो आपकी एक्सिस की लाइन है चार्ज की, उससे जो वेलोसिटी की लाइन है वो परपेंडिकुलरली कितने दूरी से फेंका गया है, उस दूरी को आप बोला जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर, है ना। तो ये बात आप लोग याद रखना, काफी बाद में, ये बाद में आगे चलकर काम आएगा, ठीक। अब देखो बच्चों, यहाँ से अगर ये वेलोसिटी है तो ये ऐसे जाएगा, बट इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है तो इसकी ऐसे डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, है ना बच्चों। और डायरेक्शन चेंज होगी तो ऐसे ये ऐसे मुड़ते जाएगा और ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये इसका लाइन होगी वेलोसिटी की, क्योंकि इस पे लगातार ऐसे फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव का फोर्स। तो इसका ये जो पाथ है ये कर्व्ड पाथ हो जाएगा, अब ये स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होगा। तो जैसे ये कर्व्ड पाथ हुआ तो बच्चों मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो किसी भी कर्व्ड पाथ का किसी पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए आपको उस पॉइंट से उस कर्व्ड पाथ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है। तो अगर मैं इस कर्व्ड पाथ पे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और इस समय मान लीजिए कि इसकी रफ्तार v है, पार्टिकल की रफ्तार जो है वो v है, और उसमें मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये जो डिस्टेंस है यही आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, आर नॉट, है ना। ये बात आपको समझनी है बच्चों। तो ये आपसे पूछा जाता है, तो आर नॉट अगर पूछा जाए तो पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि उस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस किसी भी कर्व्ड पाथ पर जब आप पॉइंट से उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो होती है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये बात आपको याद रखना है, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, है ना। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे बच्चों एक समस्या है कि अगर आप यहाँ पर इसको क्या कर लोगे कि सिस्टम अगर मान लेंगे आप, तो ये जो है ये फिक्स्ड पॉइंट है, तो इसमें एक हिंज फोर्स लग जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं कर सकते, ये समस्या है इसमें। इसमें आप मोमेंटम कंजर्वेशन बच्चों नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस पे जो भी फोर्सेस लग रहा हो, ये चार्ज कहीं पर भी हो, इस पे ऐसे फोर्स लग रहा होगा तो इस पे ऐसे फोर्स लग रहा हो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है वो हमेशा क्यू चार्ज से पास होगा। स्मॉल क्यू से भी वो जहां पे होगा, लेकिन स्मॉल क्यू की तो लोकेशन चेंज हो रही है, इस क्यू चार्ज की लोकेशन फिक्स है इस ओ पॉइंट पर। तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन तो चेंज हो रही होगी लगातार, बट फोर्स हमेशा इसी पॉइंट से पास हो रहा होगा। और जो हिंज पॉइंट है जैसे फिक्स किया हमने, वो भी फोर्स हमेशा इस पॉइंट से पास होगा। तो अगर आप नेट टॉर्क निकालें और इस पे जो भी फोर्स लगेगा वो इस लाइन ऑफ एक्शन पे ही रहेगा, तो वो भी ओ से ही पास होगा। तो अगर मैं ओ को पॉइंट ऑफ एक्सिस मान लूं, ओ को अगर मैं एक्सिस मान लूं बच्चों, तो इस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क हमेशा जीरो रहेगा। तो ये जो ओ पॉइंट है, तो आप ध्यान से देखो तो एक्सटर्नल टॉर्क हमेशा जीरो है, क्योंकि इस पे लगने वाला फोर्स भी इसी पॉइंट से पास होगा, इस पे लगने वाला फोर्स तो इस पॉइंट से पास हो ही रहा है, और हिंज फोर्स भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो जो टॉर्क है अबाउट पॉइंट ओ वो हमेशा जीरो है। अगर टॉर्क जीरो है
तो आप भले ही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगा सकते, लेकिन एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है तो हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट, ओ के अबाउट अगर निकालना है हमें, तो हम कैसे निकालते हैं बच्चों? अगर ये पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है तो आप वो देखोगे कि उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालने पर आपका ये आर है और इसका मास एम है और उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर है, तो आप इसका एंगुलर मोमेंटम एल लिखते थे एम वी आर, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू आर। तो यहाँ पे v परपेंडिकुलर है इसलिए v परपेंडिकुलर इनटू आर। तो ये फॉर्मूला होता था बच्चों, है ना? तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, या फिर v परपेंडिकुलर ना लिख के आप r परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? तो एम वी आर परपेंडिकुलर, तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता था, ये आपको पता होगा 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ जो वेलोसिटी है उससे आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना जिसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। क्योंकि नेक्स्ट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट ओ जीरो है, इसलिए ओ के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो करते हैं यहाँ पर फिर जल्दी से, है ना? तो सबसे पहले आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा लो। तो पहली चीज, ये v की वैल्यू निकालने के लिए लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन नहीं लग सकता, तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, तो ओ के अबाउट लगाएंगे बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना? तो देखिए लगाते हैं। तो इनिशियल जो मोमेंटम है इसका, एंगुलर मोमेंटम इस चार्ज पार्टिकल का, वो देखो इसकी लाइन ऑफ वेलोसिटी ऐसी थी, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन ऑफ वेलोसिटी है ना बच्चों, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ पॉइंट का वो है डी, ये दिया हुआ है। तो आप इसमें लिखेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी आर परपेंडिकुलर की जगह बच्चों डी हो जाएगा और वी वी नॉट, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो ये आपकी ये वेलोसिटी है और ये जो वैल्यू है बच्चों ये आपका आर नॉट है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मिनिमम दूरी है ना, परपेंडिकुलर डाला था हमने वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आर परपेंडिकुलर आर नॉट है, तो ये हो जाएगा एम वी आर परपेंडिकुलर डेट इज आर नॉट। तो मास और मास कैंसल, तो आप यहाँ से देखो कि v की वैल्यू जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है तो उसका आंसर आ गया v नॉट डी डिवाइड बाई बच्चों आर नॉट, है ना? तो ये आपका आंसर आ गया। तो पहली बात तो आपने क्या निकाल लिया, v की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे कि इस a पॉइंट पर और b पॉइंट पर भाई एनर्जी कंजर्व करेंगे, है ना? वो तो वैलिड है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ए और बी पॉइंट पे आप क्या कंजर्व कर सकते हो बच्चों? एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं ना। तो इसको कंजर्व करते हैं, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट आपका बी है, तो एनर्जी कंजर्व करें। तो फिर से हम लिखेंगे यहाँ पर कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी एट ए that is equals to half m v नॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इन्फिनिटी दूरी पर है तो जीरो लिख सकते हैं उसको, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? तो हाफ एम वी स्क्वायर पार्टिकल की, और आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो के क्यू क्यू बाई आर नॉट, परपेंडिकुलर दूरी आर नॉट है ना, मतलब दोनों के बीच की दूरी आर नॉट है, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? के क्यू क्यू बाई आर नॉट, है ना? अब बच्चों v की वैल्यू आप उठा के पुट करो यहाँ पर सबसे पहले तो v की वैल्यू ये है, तो आप इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाई आर नॉट स्क्वायर प्लस 2 प्लस के क्यू क्यू बाई आर नॉट, है ना बच्चों? तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप ध्यान से देखो तो ये 2 का आप मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, है ना? और ये एम वी नॉट वाला जो टर्म है हम उसको उधर ले जाते हैं। तो देखो आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल, तो एम वी नॉट स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइड बाई
आर नॉट स्क्वायर, और ये प्लस बच्चों कितना हो जाएगा के क्यू क्यू बाई आर नॉट, है ना। अब इसको इधर ले जाओ तो माइनस बनेगा। तो देखो यहाँ पे एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई देगी बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको दिखाई देगा एम वी नॉट स्क्वायर डी स्क्वायर, इसको बाहर लिख लेते हैं। और यहाँ पे देखो ये 1/r0 स्क्वायर है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/r0 का होल स्क्वायर, प्लस वैसे ही आप के क्यू क्यू को बाहर ले लो तो अंदर बचेगा 1/r0, और फिर आप क्या करोगे कि इसको उधर ले जाओगे तो माइनस एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो ये क्वाड्रेटिक है 1/r0 में, 1/r0 निकालना है तो 1/r0 में ये क्या बना रहा है बच्चों, क्वाड्रेटिक बना रहा है। 1/r0 का स्क्वायर, 1/r0 का कोफिशिएंट ये b हो गया, ये a हो गया, और ये माइनस एम वी नॉट स्क्वायर आपका c हो गया। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओ भाई, आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1/r0 जो आपका क्वाड्रेटिक बन रहा है, दिस इज माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना बच्चों, अपॉन 2a, ये फॉर्मूला आप जानते हो। तो यहाँ पे b के क्यू क्यू है, a आपका ये है, और c माइनस एम वी नॉट स्क्वायर। तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो 1/r0 इज इक्वल्स टू, अब देखो बच्चों यहाँ पे माइनस बी लिखोगे तो ये माइनस, और अगर ये भी माइनस है तो ये माइनस आएगा, लेकिन डिस्टेंस हम ले रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो वो माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए माइनस साइन को हटा दो, जो हमारा आंसर होगा वो प्लस साइन वाला रूट होगा, है ना। तो हम प्लस साइन वाले रूट को ही यहाँ पर लिखेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे आपने 2 का मल्टीप्लाई किया था, है ना बच्चों, तो यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई किया था तो 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 कैंसिल, बट यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये लिखना भूल गए थे अपन, तो इसको लिख लें। तो आपका b जो है वो 2k क्यू क्यू हो गया, तो माइनस बी की जगह -2k क्यू क्यू ये आ गया बच्चों। फिर बीच में प्लस साइन, माइनस को नहीं लेना क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4, तो के क्यू क्यू का होल स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि 4 को कॉमन ले लूंगा मैं, और -4ac। तो बच्चों 4 और a की वैल्यू क्या है, देखो आप a की वैल्यू है एम वी नॉट स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू सी, तो c की वैल्यू है बच्चों माइनस एम वी नॉट स्क्वायर, है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको, और 2a, तो a की वैल्यू है बच्चों एम वी नॉट स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो इससे और इससे 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, रूट के बाहर 4 को कॉमन लोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 2 और ये 2 कैंसल, और आर नॉट है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, अब देखिए बच्चों इसका रेसिप्रोकल किया तो 2 2 तो सब जगह से कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा एम वी नॉट स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइड बाई, पहले मैं प्लस वाली क्वांटिटी को लिख लेता हूँ, तो इसमें से ये 4 कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे बचेगा रूट ओवर के क्यू क्यू का होल स्क्वायर, है ना बच्चों, और फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4 तो कॉमन आ चुका था तो उसको हटा दो, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, है ना बच्चों, तो ये एम वी नॉट की पावर 4 हो जाएगी, तो ये वी नॉट स्क्वायर इंटू डी का होल स्क्वायर ये बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस ये आया बच्चों, तो 2 और 2 तो कैंसिल हो चुका था, तो ये बचेगा के क्यू क्यू। देखो ये आपका आंसर आएगा, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया है। जब इम्पैक्ट पैरामीटर वाला केस होगा तो आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना पड़ेगा, और फिर आपको ये लगाना पड़ेगा बच्चों, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन। तो आप देखेंगे तो आपको ये आंसर आता हुआ मिलेगा। तो आई होप क्लियर है आपको बच्चों कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो और ध्यान रखना। तो देखिए बच्चों, अब ये आपसे सवाल पूछा गया है, इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास ये रिंग है जिसकी रेडियस r है, उस पर चार्ज q है, और उससे r दूरी पर, उसके सेंटर से उसकी एक्सिस पर r दूरी पर बच्चों एक स्मॉल q चार्ज है, और आपको बोला गया है कि ये सिस्टम पॉइंट चार्ज और रिंग के सिस्टम का, चार्ज रिंग के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे। तो बच्चों जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अब ये पॉइंट चार्जेस नहीं है, तो आप सिंपली वो k q1 q2 वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते,
तो यहाँ पर उसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हमें वो प्रोसेस याद रखनी पड़ेगी जिससे हमने डेरिवेशन किया था। अगर आपको याद हो तो हमने प्रॉपर डेरिवेशन किया था 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। अब वो डेरिवेशन आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो इस टाइप के सवाल में वो डेरिवेशन ये बता रहा होता है कि क्या प्रोसेस अप्लाई करना है। तो आपको अगर याद हो तो हम इन दोनों को पहले इन्फिनिटी पे ले जाएं। तो पहले अगर आप रिंग को लेके आओगे तो रिंग को लाने पर कोई भी दूसरा चार्ज नहीं है फोर्स लगाने के लिए, तो कोई वर्क डन नहीं होगा। फिर आपको क्यू चार्ज को आर पे प्लेस करना है इन्फिनिटी से। तो जब आप इन्फिनिटी से क्यू चार्ज को लेके आएंगे बच्चों ऐसे एक्सटर्नल फोर्स लगा के, एफ एक्सटर्नल लगा के, तो आपको पता है कि जो वर्क डन होगा वो स्टोर हो जाएगा इस सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो वो वर्क डन हमें निकालना है। तो आप एक काम करेंगे कि किसी भी रिंग के सेंटर से किसी भी एक्स दूरी पे जाकर आप अगर कितने का डिस्प्लेसमेंट लेंगे बच्चों, एक्स दूरी पे जाके डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका पीछे की तरफ, क्योंकि इसको यहाँ लाना है ना इन्फिनिटी से डी एक्स पर। एक्स दूरी पे जाकर बच्चों आपको dx का डिस्प्लेसमेंट करना है, इस तरफ लेके आना है। तो आपको पता है कि इसको इधर लाने के लिए इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब क्यों dx बोला, क्योंकि ये वेरिएबल है, एक्सटर्नल फोर्स है, तो इस चार्ज को आपको रफ्तार नहीं देनी है, डेफिनेशन आपको याद होगी। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो लगभग लगभग किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो वेरिएबल है, तो एक्सटर्नल फोर्स को भी आपको वेरी कराना पड़ेगा, इसलिए आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, है ना। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि जो हमारा छोटा सा एक्सटर्नल वर्क डन है डी डब्ल्यू डी एक्स डिस्प्लेसमेंट में, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, वो बच्चों क्या हो जाएगा इंटीग्रल, अगर स्मॉल अमाउंट की बात कर रहा हूं तो एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स इंटू, यहाँ पे बच्चों कॉस, एफ एक्सटर्नल भी ऐसा है और डी एक्स भी ऐसा है, तो कॉस जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे जो डी एक्स की वैल्यू लोगे बच्चों वो माइनस के साथ लोगे, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। माइनस क्यों लिया, क्योंकि देखो dx जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल है, लेकिन जो आप फाइनल माइनस इनिशियल है, तो ये फाइनल पोजीशन जो है वो कम है और इनिशियल पोजीशन ज्यादा है, तो एक नेगेटिव आएगा। मतलब जो चेंज है dx का वो कम हो रहा है, x कम हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल भी आपका नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लिखा गया। और एफ एक्सटर्नल का जो मैग्नीट्यूड है वो लगभग लगभग एफ ई के बराबर होना चाहिए, विच इज इक्वल्स टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग एट एक्स डिस्टेंस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप जानते हो बच्चों, के क्यू, स्मॉल क्यू मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसका फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू एक्स अपॉन रूट ओवर ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, अगर आपको याद है तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता था, है ना। तो ये आपका क्यू ई, तो ये जो वैल्यू है ये एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया जो किसी भी एक्स दूरी पे आपको लगाना है। तो जो आपका छोटा सा एक्सटर्नल वर्क डन है, आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल एक्सटर्नल वर्क डन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या क्या बाहर आ जाएगा, तो के क्यू क्यू तो बाहर रहेगा, माइनस साइन भी बच्चों कहाँ पे रहेगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई आपका यहाँ पे ऊपर जो x है, तो यहाँ पे x और अंदर dx, और ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इसके अपॉन में जो ये पूरी चीज है, ये वेरिएबल है ना x का फॉर्म में, तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है ना। तो देखो अपन ने सब चीजें लिख ली, cos जीरो की वैल्यू 1 है। और लिमिट लगाओगे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बच्चों, इन्फिनिटी से लेकर x की वैल्यू r होने तक आपको इंटीग्रेट करना है। तो जो ये एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यही तो हमें बताना है भाई। तो ये बच्चों आपका एक्सटर्नल वर्क डन आ जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू क्यू बाई, यहाँ पे तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये इन्फिनिटी टू आर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है ना बच्चों। अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करें, पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर बच्चों एक्सटर्नल वर्क डन है, एक्सटर्नल वर्क डन को आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट आर डिस्टेंस माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू एज एट इन्फिनिटी, है ना। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम सॉल्व करेंगे, और u इन्फिनिटी जो होता है पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, उसको रेफरेंस मान लेंगे, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी ले लेंगे बच्चों, हम 0 ले लेंगे। तो आई होप आपको
ये पॉइंट क्लियर होगा बच्चों, है ना। अब देखो, अब हम इसको कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। तो आप एक काम करें, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर ले लें, दोनों साइड डिफरेंशिएट करें। तो ये 2x dx आ जाएगा, आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो वो तो जीरो हो जाएगा, और ये 2t dt आ जाएगा। तो 2 और 2 कैंसिल कर दें, तो x dx को t dt लिख सकते हो। लेकिन अब x की लिमिट भी है, एक लोअर लिमिट है। जब x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो बच्चों उसके करस्पॉन्डिंग t की वैल्यू, तो यहाँ x की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे तो t की वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगी। और अपर लिमिट अगर देखें तो x की वैल्यू जो है वो है स्मॉल r। तो अगर आप यहाँ पे स्मॉल r डालोगे तो स्मॉल r का स्क्वायर, तो t की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, है ना बच्चों। तो ये बनेगा आपका फॉर्मूला। तो ये आपकी लिमिट भी आ गई, किसके टर्म्स में, t के टर्म्स में, और आपने इसको रिप्लेस भी कर दिया। ठीक है बच्चों। तो अब अगर आप इसको और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर। तो इसको आप पुट करो, यहाँ पे अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा u एट r माइनस u एट इंफिनिटी इज इक्वल्स टू, बच्चों यहाँ पे पुट करेंगे अगर, तो ये माइनस के क्यू क्यू था ही, और ये इंटीग्रेशन लिमिट t के फॉर्म में भी ये है। लोअर लिमिट आपका इन्फिनिटी है और अपर लिमिट जहाँ पे r था वहां पे हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। और x dx की जगह आप लिख सकते हो कितना, t dt। तो यहाँ पे t dt लिख देंगे अपॉन ये प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर और ये कैंसिल, तो ये बचेगा टी क्यू, तो ये कैंसिल, तो ये टी स्क्वायर, और 1/t स्क्वायर dt होता है -1/t, और u इन्फिनिटी तो जीरो है। तो u एट r निकालना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे -1/t आएगा, तो बच्चों ये माइनस के क्यू क्यू और ये -1/t इन्फिनिटी से लेकर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो आप ये माइनस और माइनस प्लस कर दो, तो ये के क्यू क्यू हो जाएगा। पहले यहाँ पे अपर लिमिट रखें, तो 1/रूट ओवर आर स्क्वायर, टी की जगह स्मॉल आर स्क्वायर, और -1/इंफिनिटी। तो 1/इंफिनिटी तो बच्चों जीरो होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है आर दूरी पर चार्ज रखा जाएगा, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू क्यू डिवाइड बाई रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा कि अगर इस टाइप के सवाल आ जाएंगे तो हमें कैसे सॉल्व करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको समझ में आता है कि अगर उस टाइप का ही सवाल आ जाए तो प्रोसेस क्या फॉलो करनी चाहिए ना। और अगर आप डेरिवेशन नहीं सीखेंगे, सिर्फ फॉर्मूला रट लेंगे, तो फिर ये चीजें आपसे नहीं बन पाएंगी, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के सवालों। तो देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन इस टाइप का हम कर लेते हैं जल्दी से। तो इसमें क्या है कि आपके पास इन्फिनाइट चार्ज रॉड है, जो लैम्डा कूलम पर मीटर होती है इसकी चार्ज डेंसिटी, है ना, ये हम देख चुके हैं। और यहाँ पर बी पॉइंट है जो इस इन्फिनाइट चार्ज रॉड से r1 दूरी पर, और एक पॉइंट ए है जहाँ पे वो r2 दूरी पर है। तो आप ए से बी एक स्मॉल क्यू चार्ज को ले जा रहे हो, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो आपको ये बोला गया है कि अगर हम चार्ज को ए से बी मूव कराएं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही बच्चों जो हमने पहले प्रोसेस की है वो पूरी प्रोसेस ऐसी आएगी। लैम्डा के कारण हर आर दूरी पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा वो भी वेरिएबल होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि किसी भी एक्स पे जाकर, ऐसे बच्चों एक्स पे जाएंगे तो एक्स पे जाके डीएक्स का डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो जब आप इस dx का डिस्प्लेसमेंट करोगे तो यहाँ पे आपको एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, और ये एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमें इसको काइनेटिक एनर्जी नहीं देना है, तो फोर्स इसको बहुत स्लोली स्लोली मूव कराना है, तो इसका मैग्नीट्यूड लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। अब क्योंकि ये वेरिएबल है तो एक्सटर्नल फोर्स भी वेरिएबल है, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा एक्सटर्नल वर्क डन होगा, वही तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो उसको मूव कराने में कितना आपको बच्चों यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स इंटू कॉस जीरो,
क्योंकि dx भी लेफ्ट है और एक्सटर्नल फोर्स भी लेफ्ट में है, बट dx को नेगेटिव के साथ लिखना है। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पर वही बात है कि x कम हो रहा है, मतलब फाइनल कम है और इनिशियल ज्यादा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे dx तो नेगेटिव आएगा, है ना। तो माइनस साइन इस वजह से आ रहा है यहाँ पर, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, dx और उसकी, तो cos 0 आ रहा है ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है। वैसी बात है जैसे अभी हमने पहले देखा था। अब यहाँ पे रखते हैं, तो f एक्सटर्नल की तो पहले वैल्यू निकाल लें भाई। तो बच्चों f एक्सटर्नल की वैल्यू हो जाएगी कितनी, f के बराबर मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन तो हमने देख लिया है, तो वो हो जाएगा q इंटू ई। अब किसी भी x दूरी पर जो आपका बच्चों वो होता है इन्फिनाइट चार्ज रॉड के कारण, वो होता है 2k लैम्डा बाई एक्स, है ना। r मतलब r की जगह यहाँ पर x है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2k लैम्डा, अच्छा स्मॉल q का मल्टीप्लाई करोगे q इंटू ई बाई एक्स, तो ये बच्चों आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक, अब इसकी वैल्यूज को आप ऊपर पुट करो तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स आप निकाल पाओगे। तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो 2k लैम्डा ये सब कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है ना। तो बाई एक्स को निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन होगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dx अपॉन x। और लिमिट देखो बच्चों, ये x की लिमिट है r2 से लेकर r1, तो r2 टू r1 ये हमने लिमिट लगा ली भाई। ठीक है, और ये जो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स होता है ये किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वही हमें निकालना है भाई। तो यहाँ पे -2k लैम्डा इंटू क्यू, और ये इंटीग्रेशन 1/x dx, और ये बच्चों r2 से लेकर r1, तो ये इसका वो हो गया। अब आप सॉल्व कर लो, इंटीग्रेशन बड़ा आसान है सॉल्व करना। इसमें आप 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ln x आ जाएगा, है ना बच्चों। फिर आप लिमिट पुट करें, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हैं बच्चों -2k लैम्डा क्यू, और ये हो जाएगा ln x, और लिमिट आ जाएगी r2 से r1, है ना। तो ये ln x r1 माइनस ln x r2 आएगा, लेकिन ये माइनस साइन है तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेल्टा u की वैल्यू आ जाएगी आपकी, मैं डायरेक्ट माइनस साइन को मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, तो जो माइनस में r2 था वो प्लस हो जाएगा, तो पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं हम, तो ये ln r2 माइनस, फिर नेगेटिव वाले को लिख लेते हैं, तो ये ln r1, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपका आंसर मिल जाएगा माइनस को मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन इसको आप क्या लिख सकते हो, ln m माइनस ln m, तो ln का प्रॉपर्टी होता है जब माइनस में हो तो ये डिवाइड हो जाते हैं, तो ln m बाई m हो जाएगा, है ना बच्चों। तो वो प्रॉपर्टी लगा दो, तो जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 2k लैम्डा इंटू क्यू ln r2 बाई r1। तो देखो बच्चों, ये दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे आएंगे तो आपसे आसानी से बन जाने चाहिए। प्रोसेस ध्यान में रखना बच्चों, जो डेरिवेशन में सीखा है और वही अप्लाई करते चलना है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा बच्चों।